नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और इस बुलेटिन में हम बताएंगे वो खबरें जो बनी हैं तमाम अखबारों की सुर्खियां, हेडलाइंस। तो शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस फैसले से, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मृतक आश्रित कोटे में अगर किसी कर्मचारी की पत्नी की कर्मचारी से पहले मौत हो जाती है तो उस कर्मचारी का छोटा भाई भी मृतक आश्रित कोटे में आवेदन कर सकता है, मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का हकदार है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जस्टिस मनीष माथुर के कोर्ट में एक याचिका फैजाबाद के रहने वाले एक शख्स ने डाली, जिसमें बाट माप विभाग में काम करने वाले उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और बड़े भाई की मृत्यु से पहले उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो लिहाजा उस शख्स ने याचिका में डाला कि वो खुद मृतक आश्रित कोटे में नौकरी का हकदार है। विभाग ने इसे खारिज कर दिया तो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका डाली और इस याचिका में सुनवाई के बाद जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने साफ कहा कि मृतक आश्रित कोटे में अगर कर्मचारी की पत्नी की पहले मौत हो गई है और मृतक आश्रित कोटे में फिर उसके छोटे भाई को भी नौकरी दी जानी चाहिए, नौकरी दी जाए। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश पुलिस में एनकाउंटर की। एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह यूपी एसटीएफ ने आजमगढ़ में 50,000 के इनामी गो तस्कर वाकिफ को एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी एसटीएफ में डिप्टी एसपी डीके शाही की टीम लगातार वाकिफ को ट्रैक कर रही थी। दरअसल वाकिफ न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर आसपास गो तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चलाता था और रात के अंधेरे में गांव में बाहर बंधे हुए घरों के बाहर बंधे हुए पशुओं को ले जाता, उनकी गो तस्करी करता था। वाकिफ पर गो तस्करी, चोरी, लूट के करीब 44 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, इसीलिए उसके ऊपर 50,000 का इनाम था। यूपी एसटीएफ की टीम ने आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में वाकिफ और उसके साथियों को घेरा। पुलिस से मुठभेड़ हुई और जिसमें 50,000 का इनामी वाकिफ मारा गया है। यूपी पुलिस का एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। यूपी पुलिस बदमाशों की गोली का लगातार जवाब गोली से दे रही है और जिसमें बदमाश लगातार ढेर हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इसके बाद बात उस मौलाना की जो लंदन में बैठकर भारत में विदेशी फंडिंग कर रहा था और वो भी संत कबीर नगर जैसे इंडो नेपाल बॉर्डर के संवेदनशील और अहम जिले में। मौलाना शमसुल हुदा बीते कई सालों से लंदन में बैठा हुआ है। लंदन में बैठने की नागरिकता लेने के बावजूद शमसुल हुदा ने संत कबीर नगर के मदरसे में बतौर टीचर तनख्वाह हासिल की। लाखों रुपए उसने बतौर टीचर मदरसे के उसने तनख्वाह हासिल की और जबकि लंदन की नागरिकता ले चुका था। इतना ही नहीं, शमसुल हुदा ने संत कबीर नगर में अपने बेटे, उसकी पत्नी के नाम पर करीब 14 से अधिक बेशकीमती प्रॉपर्टीज इकट्ठा की हैं। इस मामले की जांच जब एटीएस ने की तो एटीएस ने भी कहा कि मौलाना की गतिविधियां संदिग्ध हैं, विदेशी फंडिंग हुई है और अब जांच में खुलासा हुआ है कि शमसुल हुदा को करीब 4 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के जरिए संत कबीर नगर में भेजे हैं। अब आप सोचिए कि संत कबीर नगर में फॉरेन फंडिंग के जरिए तमाम जो प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, जबकि शमसुल हुदा लंदन में बैठा है, लंदन की नागरिकता ले चुका है। अब इस मामले में यूपी एटीएस के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भी नजर चली है। ईडी ने संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में दर्ज हुई एफआईआर का संज्ञान लिया है और कहा जा रहा है कि फेमा के तहत ईडी अब इस मामले में जांच करेगी क्योंकि मामला फॉरेन फंडिंग का है। वैसे शमसुल हुदा का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के दावत इस्लामी से बताया जा रहा है। दावत इस्लामी के तमाम मीटिंग्स में जाता है, तमाम दावत इस्लामी के पदाधिकारियों से उसके निजी संपर्क है। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि न सिर्फ शमसुल हुदा लंदन की नागरिकता लेकर यहां पर सरकारी धन का गबन किया, बल्कि वो पाकिस्तान में उसका फ्रीक्वेंट यानी कि अक्सर आना जाना रहता है और इसके साथ ही कश्मीर में अलगाव
अफवाह फैलाने वाले तमाम लोगों के संपर्क में है शमसुल हुदा। यानी शमसुल हुदा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। भले ही वो लंदन में बैठा है, लेकिन अभी शमसुल हुदा का बेटा, उसकी बहू और परिवार संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मदरसा चलाते हैं और इसी शमसुल हुदा के बेटे के नाम पर 14 बेशकीमती प्रॉपर्टीज लंदन में बैठे इस मौलाना ने खरीदी हैं। फिलहाल टेरर फंडिंग के एंगल पर भी जांच की जा रही है। इसके बाद बात एक और अपराध की, और वो है अपराध साइबर ठगी का। लखनऊ पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा। गैंग में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बहुत अहम बात घटना इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में एक निजी बैंक का डिप्टी मैनेजर था। डिप्टी मैनेजर फर्जी फर्मों के बैंक अकाउंट खुलवाता था, करंट बैंक अकाउंट खुलवाता था, और उसके 2 अन्य साथी पहले फर्जी फर्म बनवाते थे। फर्जी फर्म के बाद डिप्टी मैनेजर अपने बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवाता था, उस फर्जी फर्म का अकाउंट खुलवाता था, और उसके बाद साइबर ठगी, गेमिंग से जुटाई गई तमाम जो रकम होती हैं उनको उस फर्जी फर्म्स के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होते, और उसके बाद उनको कमीशन के आधार पर पैसा निकालकर वापस साइबर अपराधियों को भेज दिया जाता। इस पूरी मोडस ऑपरेंडी की खुलासा किया है लखनऊ साइबर सेल ने, साइबर थाने ने, और अब तक 40 से ज्यादा शिकायतें इसके खोले गए बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर की आ चुकी हैं। और इसके बैंक अकाउंट से जो साइबर ठगी करने वालों ने इस्तेमाल किया इसके बैंक अकाउंट्स का, उनका नेटवर्क ना सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। वहां पर हुई साइबर ठगी की तमाम घटनाओं का पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में डाला गया है। और सबसे अहम बात कि जो शख्स पकड़ा गया है ये लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक निजी बैंक का डिप्टी मैनेजर है, और उसके 2 अन्य साथी फर्जी फर्म और ये बैंक मैनेजर फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर ये पूरी साइबर ठगी की रकम को हेरा फेरी करने, उसको खपाने में मददगार था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।